Hi, hello, and welcome to Anamika Story 1. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 40। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। आन्या सुबह से बहुत उदास फील कर रही थी। मीनल को समझ में नहीं आ रहा था कि आन्या को क्या हुआ है। मीनल पूछी, क्या हुआ? कल से देख रहे हैं हम तुम्हें, इतनी उदास क्यों लग रही है? आन्या बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मीनल कुछ देर सोचकर उससे बोली, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है। तो आन्या पूछी, कौन सी बात? मीनल ने कहा, ये लोग कौन है? इन्हें कैसे जानती हो तुम? ये तो बहुत बड़े लोग लग रहे हैं। तो फिर आन्या बोली, वो सिया का देवर है। मीनल हैरान होकर बोली, क्या सिया की शादी हो गई? आन्या बोली, हाँ। मीनल पूछी, कब, कैसे? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आन्या बोली, वो बहुत लंबी कहानी है और आज हमारा मन नहीं है, तो फिर कभी बताएंगे। आन्या फिर से उदास हो गई। मीनल ने आगे पूछना चाहा, लेकिन उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चल मंदिर चलते हैं। आन्या बोली, मंदिर? मीनल बोली, हाँ, तेरा मूड एकदम से ठीक हो जाएगा वहां जाकर। आन्या ने सोचा थोड़ा बाहर घूमेगी तो शायद वो दूसरे बातों में मन लगा सकेगी और बीती बातें भूल जाएगी। वो दोनों जल्दी से रेडी हो गए और मंदिर के लिए निकल गए। आन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, हम फिर से अपने अतीत के बातों से घिर गए हैं। हमें शक्ति दे कि हम इन सारी बातों से बाहर आ सके और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। आन्या और मीनल ने अपनी आंखें खोली और आरती लेने के बाद मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गए। मीनल पूछी, अब कैसे लग रहा है? आन्या ने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखकर बोली, हाँ, ये सिया ने अपनी आदत हमें लगा दिया है। मीनल हंसते हुए बोली, मतलब अच्छा लग रहा है ना? आन्या ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। वो दोनों वहां बैठे मंदिर के आसपास के बाग और फूलों को निहार ही रहे थे कि वहां एक औरत आई। वो औरत आन्या के पास आकर पूछी, बेटा, तुम आन्या हो ना? आन्या थोड़ा हैरान थी क्योंकि वो यहाँ किसी को जानती नहीं थी। आन्या पूछी, आप कौन? वो औरत बोली, हम आरंगपुर गांव से हैं। उस गांव का नाम सुनकर आन्या का चेहरा पीला पड़ गया। आन्या पूछी, आप हमें कैसे जानते हैं? वो औरत बोली, हमारे गांव में तुम्हें सब पहचानते हैं। आन्या पूछी, आपको क्या चाहिए? वो औरत बोली, क्या हम तुमसे 2 मिनट के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? आन्या ने पहले मीनल को देखा और फिर उस औरत के साथ साइड में चली गई। औरत ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चल सकती हो? ये सुनकर आन्या हैरान हो गई। वो अपने डर को काबू में करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। औरत ने आन्या के दोनों हाथ पकड़कर बोलने लगी, मना मत करो, मेरी भांजी की पूरी जिंदगी का सवाल है। आन्या थोड़ा असमंजस में थी। वो पूछी, मतलब? वो औरत रोते हुए बोली, जो हमारे गांव के लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उसकी सजा हम सारे गांव वालों को मिली है। आन्या पूछी, सजा? औरत ने सिर हिलाते हुए और रोते हुए आगे बोलने लगी, हाँ, सजा। अगर सालों पहले तुम्हारा साथ देकर उस ठाकुर को उस गांव से निकाल देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। आन्या पूछी, क्या हुआ? वो औरत बोली, मेरी भांजी वो बस 7 साल की है। उस ठाकुर के आदमियों ने मेरी बच्ची के साथ। वो आगे बोल नहीं पाई और आन्या के हाथ को अपने माथे पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन आन्या को समझ में आ गया था कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। आन्या बोली, अरे देखिए, आप ऐसे रोइए मत, शांत हो जाइए। उस औरत ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल लिया था। आन्या पूछी, आपकी बच्ची वो अब कैसी है?
वो औरत बोली, उसे अभी हॉस्पिटल से घर लेकर गए हैं, वो बहुत डरी हुई है। आन्या को उस बच्ची का दर्द समझ में आ रहा था। उस बच्ची का डर वो महसूस कर पा रही थी। साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था उस ठाकुर और उसके आदमियों पर। वो औरत आगे बोली, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम तुमसे कुछ मांग सकते हैं? आन्या फिर से असमंजस में पूछी, क्या? वो औरत बोली, अगर हो सके तो क्या तुम एक बार मेरी बच्ची से मिल सकती हो? आन्या पूछी, हम? पर हम क्यों? वो औरत अपनी आंखों में उम्मीद लेकर आन्या को देखते हुए बोली, क्योंकि शायद तुम उसका दर्द समझो और उसे जिंदगी में ये सब भुलाकर आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दो। आन्या मन ही मन बोली, अगर माँ हमारी जगह होती तो क्या करती? क्या वो हमें छोड़ देती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सबसे पहले वहाँ उस बच्ची को बचाने पहुँच जाती। हमें भी वहाँ जाना होगा। कुछ नहीं तो कम से कम उस बच्ची का दर्द तो बांट ही लेंगे। आन्या ने उस औरत को देखा और बोली, ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। ये सुनकर वो औरत शांत हो गई। आन्या मीनल के पास गई और बोली, मीनल तुम होटल वापस चली जाओ, हमें कुछ काम है, हम बाद में आते हैं। मीनल पूछी, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो और वो औरत कौन है? आन्या बोली, हम हमारे गांव जा रहे हैं, वो औरत हमारे गांव से ही है। मीनल पूछी, गांव? ऐसे अचानक? सब ठीक है ना? क्या हम भी तुम्हारे साथ चले? आन्या बोली, नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम 4-5 घंटे में आ जाएंगे। मीनल ने कहा, पर आन्या सुन तो। मीनल उसे रोकना चाहती थी, लेकिन आन्या उस औरत के साथ चली गई। मीनल वापस होटल में चली गई। कुछ ही देर में आन्या अपने गांव में आ गई। उसने अपने दुपट्टे से अपने आप को ढक लिया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई और उसे पहचाने। जब उसने अपने आसपास नजरें घुमाई तो उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगी थी, खास तौर पर वैशाली के साथ वहां पर बिताए हुए वक्त। वो भावुक हो गई, उसके आंखों में आंसू आ गए। वो औरत पूछने लगी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और तुम ऐसे रुक क्यों गई? आन्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं कुछ नहीं, चलिए। वो औरत आन्या को लेकर अपने घर की ओर बढ़ गई। जब आन्या उसके घर पहुंची तो देखा एक छोटी लड़की अपने बेड पर सिकुड़ कर बैठी थी। वो बच्ची बहुत डरी हुई थी। उसके माँ और बाप अब उसके आसपास बैठकर उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच्ची डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। जब उस बच्ची के माँ बाप ने आन्या को वहाँ देखा तो उन्होंने पूछा, आप कौन? आन्या के पीछे से एक औरत आगे आकर उस बच्ची के माँ बाप को साइड में लेकर गई। आन्या धीरे से उसके पास गई और उस बच्ची के पास बैठ गई। उसने देखा कि उस बच्ची ने कुछ नहीं खाया। आन्या बोली, अब सब कुछ ठीक है, अब तुम अपने माँ और पापा के पास हो। उस बच्ची ने आन्या को देखा। आन्या ने अपना सिर हल्के से हिला दिया और कहा, वो देखो। आन्या ने उनकी तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो बच्ची अभी भी खामोश थी तो आन्या बोली, तुम्हें भूख लगी है क्या? आन्या उस बच्ची की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो बच्ची डर गई और दीवार से सट गई। आन्या ने अपना हाथ वापस ले लिया और कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं ना, तो क्या आप अपनी माँ से बात नहीं करेंगे? आप? आन्या आगे कुछ कहती बाहर से कुछ आदमियों की आवाज आने लगी। तुमने सच में उसे देखा? हाँ, वो यही थी। कहाँ है वो? अगर इस गांव में वो आई है मतलब यही कहीं होगी, ढूंढो उसे। उन आवाजों से ना सिर्फ वो बच्ची पर आन्या भी डर गई थी। वहां के लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे। वो औरत आन्या से कहने लगी, बेटा तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। उस बच्ची की माँ कहने लगी, आप इसे यहाँ लेकर ही क्यों आए? कहीं इसकी वजह से मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, लेकर जाइए इसको।
वो औरत बोली, चलो चलो बेटा। उस औरत ने आन्या को पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर गई और उस जगह से भागते हुए वो लोग एक जगह रुक गए। वो औरत आगे बोली, तुम इस तरह से गांव से बाहर निकल जाओ। मैं उन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई और आन्या गांव से बाहर की तरफ भागी। लेकिन एक गुंडे ने उसे देख लिया और उसे पीछे से पकड़ लिया। आन्या उससे अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागकर एक जगह पर छुप गई। वो उस जगह पर छुपकर बाहर की ओर देख रही थी। उसे पसीना आ रहा था। डर के मारे वो सांस लेना भी भूल गई थी। इतने में एक गुंडे ने आन्या को देख लिया। वो उसके पीछे आकर उसके सिर पर मारना चाहता था, लेकिन युग ने उस पर पीछे से वार कर दिया। वो आदमी चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो गया, जिसकी आवाज सुनकर आन्या पीछे पलटी। लेकिन युग को वहां देखकर आन्या ने एक चैन की सांस ली। युग के आंखों में गुस्सा था। उसने आन्या का हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से लेकर आ गया। दोनों भागते हुए गांव के बाहर युग के कार के पास पहुंच गए। आन्या के हाथ को अभी भी युग ने पकड़ा हुआ था। आन्या गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक यू। युग ने आन्या को गुस्से से देखा और उसके हाथ को झटका। वो आन्या पर चिल्लाते हुए कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, वो भी अकेले? आन्या पहले से ही थोड़ी डरी हुई थी। युग का गुस्सा देखकर वो और भी डर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वो हम उस बच्ची से बात करना। युग बहुत गुस्से में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है। उसने आन्या को बीच में ही रोकते हुए कहा, क्या लगती है वो तुम्हारी? उसके साथ कुछ भी हो, उससे तुम्हें क्या? वो जिए या मरे? ये सुनते ही आन्या के आंखों में आंसू आ गए। उसने युग को एक थप्पड़ मार दिया। वो कहने लगी, क्या मतलब है आपका? वो जिए या मरे? वो एक 7 साल की बच्ची है। आप उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? आपको पता भी है वो कितनी डरी हुई थी? वो तो अपने खुद के पापा को देखकर डर रही थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक जगह पर बस सिकुड़ कर बैठी है। उस बच्ची का दर्द कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। जब एक अनजान आदमी औरत के करीब से गुजरता भी है तो वो थोड़ा सहम जाती है, और वही अनजान आदमी बिना उसके इजाजत के उसके इतने करीब आ जाता है तो वो अंदर से मर जाती है। उसे खुद से नफरत होने लगती है, उसे अपने आप से नफरत होने लगती है। और वो तो एक छोटी बच्ची है, पता नहीं वो कितने तकलीफ में होगी। आन्या रोते हुए कार का सहारा लेकर नीचे जमीन पर अपने घुटनों पर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, हर किसी के किस्मत में वैशाली माँ जैसी इंसान नहीं होती जो उसे वक्त पर आकर उसके साथ गलत होने से बचाए, नहीं होती। आन्या ऐसे ही बैठकर रोने लगी। युग जो आन्या की सारी बातें सुन रहा था, उसके आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो उसे बाहर नहीं आने दिया। वो आगे बढ़कर आन्या को संभालना चाहता था, लेकिन हाथ आगे करते करते वो रुक गया। कुछ देर बाद आन्या खुद ही उठकर खड़ी हो गई और कार में जाकर बैठ गई। करण ने युग को देखा तो युग ने इशारा करके चलने को कहा। करण ड्राइविंग सीट पर था और युग उसके बगल में बैठ गया। युग ने आईने में आन्या को देखा। उसका मुंह रोने की वजह से सूज गया था और उसकी नाक भी बिल्कुल लाल हो चुकी थी। करण ने एक जगह कार रोकी। कार के रुकते ही युग बाहर आ गया। करण ने आन्या से कहा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। आन्या धीरे से बोली, नहीं, हमें भूख नहीं है। करण ने कुछ नहीं कहा और युग के पास चला गया। युग ने पानी की बोतल से पहले अपना मुंह धोया और फिर आन्या की बातें उसके जहन में घूमने लगी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक जगह बस सिकुड़ कर बैठी है। उस बच्ची का दर्द कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। आन्या की ये बातें युग को अपने बचपन के दर्द को याद दिला रहे थे। करण ने कहा, बॉस, वो खाने के लिए मना कर रही है। युग ने कार में बैठी आन्या की तरफ देखा और कहा, कुछ ले लेना, बाद में खा लेगी।
करण ने कहा ठीक है। करण ने आन्या के लिए कुछ खाने के लिए लिया और 2 पानी के बोतल लेकर कार में आकर बैठ गया। करण ने आन्या को पानी की बोतल दी। आन्या बोतल लेकर कहने लगी थैंक यू। करण ने कहा मैम अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। आन्या ने करण की तरफ देखा तो करण आगे कहने लगा युग सर बस आपके लिए थोड़ा परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने आपसे ऐसी बातें कही, वरना युग सर ऐसे नहीं है जैसे आप उन्हें समझते हैं और आपने उन्हें कहा है। आन्या ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद युग आकर कार में बैठ गया और वो लोग होटल पहुंच गए। मीनल ने जब आन्या को सही सलामत देखा तो उसने एक चैन की सांस ली। वो आन्या की तरफ गई और कहने लगी आन्या तुम ठीक हो? आन्या कहने लगी हम ठीक हैं, हमें क्या होगा? मीनल कहने लगी वो दक्ष जी कह रहे थे कि तुम्हारा उस गांव में जाना तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर आन्या ने कुछ नहीं कहा तो मीनल आगे बोलने लगी तुझे पता है जब उन लोगों को पता चला कि तुम वहां अकेले गई हो तो युग सर तुरंत वहां के लिए निकल गए। बहुत अच्छे इंसान है वो, पता है वो कितना घबरा गए थे तुम्हारे लिए, कितना परेशान थे। आन्या बोली मीनल हमारे सर में दर्द हो रहा है, क्या हम सुबह बात करें? मीनल ने देखा कि आन्या बहुत परेशान है और दुखी भी। उसने कहा ठीक है। इतना सुनते ही आन्या सोने चली गई। अगले दिन उनके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। आन्या ने दरवाज़ा खोला और वो पूछी आप इस वक्त? दक्ष ने कहा हाँ वो राघव भाई ने आपके लिए प्लेन की टिकट्स भेजे हैं, कल की प्लेन है। आन्या पूछी प्लेन की टिकट्स, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम ट्रेन से चले जाते। दक्ष ने कहा वो राघव भैया ने दिया है, कल आप दोनों को करण एयरपोर्ट छोड़ देगा। ये सुनकर मीनल वहाँ पर आते हुए बोलने लगी आप वहाँ हम लोगों के साथ नहीं आ रहे हैं? दक्ष ने कहा नहीं, वो मुझे और करण को यहाँ कुछ काम है। मीनल ने झट से पूछा और युग सर? दक्ष ने आन्या की तरफ देखा और कहा वो तो सुबह ही मुंबई चला गया है। मीनल पूछी ऐसे अचानक? दक्ष ने कहा हाँ वो उसे कुछ काम था और राघव भैया ने बुलाया है तो वो चला गया। आन्या ये सुनकर खामोश थी। दक्ष ने टिकट्स दिए और वहाँ से चला गया। युग मुंबई आते ही सीधा फार्म हाउस चला गया। वहाँ राघव और अजय भी थे। राघव ने पूछा कुछ पता चला? युग ने कहा नहीं, उस ठाकुर का कोई हाथ नहीं है इस एक्सीडेंट में। करण उस ड्राइवर के फैमिली से मिलने वाला है तो शायद वहाँ से कुछ पता चले। राघव ने पूछा और सिया के फैमिली के बारे में? युग ने कहा नहीं। राघव ने पूछा आशीष? युग ने कहा हाँ उसके बारे में कुछ पता तो चला है, लेकिन पहले आपको हमें ये बताना होगा कि आप हमसे क्या छुपा रहे हैं। उस आशीष ने ऐसे क्या कह दिया आपसे जो आप उसके फैमिली से मिलना चाहते हैं? राघव कुछ कहता अजय गुस्से से कहने लगा वो घटिया इंसान बड़े सर को। राघव ने उसे गुस्से से देखा तो अजय चुप हो गया। युग ने पूछा उसने दादाजी के बारे में क्या कहा? राघव ने अजय को गुस्से से देखते हुए कहा अब शुरू किया है तो खत्म भी करो। अजय ने युग को आशीष ने जो भी उसके दादाजी के बारे में बताया है वो सारी बातें बता दिया है। युग ने कहा ये नहीं हो सकता। राघव ने पूछा उसके फैमिली के बारे में कुछ पता चला? हमें जानना है ये बकवास उसके दिमाग में किसने डाली है। युग ने कहा शायद हमें पता है कि ये सब उससे किसने कहा है। राघव ने युग की तरफ देखा तो युग ने एक फाइल राघव की तरफ बढ़ा दिया। राघव ने फाइल खोली और उसमें एक फोटो को देखकर हैरान हो गया। वो पूछने लगा मतलब? युग ने गहरी सांस ली और कहा शायद हमारी माँ ने ही ये सब उसे कहा होगा। राघव चुप हो गया तो युग ने आगे कहा हमें आपसे हमारे एक सवाल का जवाब चाहिए। राघव युग को देखते हुए पूछा कौन से सवाल? युग सीरियस होकर पूछने लगा क्या अर्जुन भैया के किडनैपिंग के पीछे माँ का हाथ था? ये सुनकर राघव चुप था
तो युग ने पूछा, भाई हमने बस आपसे सीधा सवाल पूछा है। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ। तो अब क्या करेगा युग? क्या वो अपनी माँ से जाकर झगड़ा करेगा या फिर कुछ और? जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये कहानी पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके सारी कहानी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।